गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रेगवार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मांग की कीमत लोच के प्रकार या मांग की लोच की श्रेणियां या कोटियां पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि मांग की लोच के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। अब आज हमारे इस चैप्टर का जो मांग की लोच चैप्टर चल रहा है, उसका लास्ट टॉपिक मांग की लोच की विधियां बची है कि मांग की लोच को कैसे मापा जाता है। इसकी विधियां हमको देखना है और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर और ये यूनिट दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मांग की लोच की विधियां या तरीके या रीतियां, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो मांग की लोच की विधियां या तरीके या रीतियां का मतलब क्या है? तो इनका मतलब ये होता है कि जो हमने मांग की लोच अभी पढ़ी है, चाहे आय लोच हो, कीमत लोच हो, आय लोच हो, या यहाँ हमने जितने भी मांग की लोच की कोटियां पढ़ी थी, जो कोटियां में हमने पढ़ी थी इकाई लोचदार, अत्यधिक लोचदार, कम लोचदार या बेलोचदार, फिर पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया लोचदार, ये जितने भी प्रकार पढ़े थे, इनको हम मापे कैसे, क्योंकि संख्यात्मक मापे तो संख्या में कैसे आए, उसके लिए विधियां बनाई गई है। और कुल मिला के मांग की लोच की टोटल 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम है हमारी प्रतिशत या अनुपातिक विधि, दूसरी विधि का नाम है कुल व्यय विधि, तीसरी विधि का नाम है रेखा गणित या बिंदु विधि। अब तीनों विधियों को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं अनुपातिक या प्रतिशत विधि। अब अनुपातिक या प्रतिशत विधि क्या है? तो ये विधि हमको मांग और कीमत को प्रतिशत में बदलने को बोलेगी। देखें, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं। फॉर्मूला आप देखें, मांग की लोच या ईडी बोल सकता हूं मैं। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हिंदी में मांग की लोच। तो इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हमने देखो फॉर्मूला लिखा है वस्तु की मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे में वस्तु की कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन, है ना। फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, क्या लिखा है फॉर्मूला? वस्तु की मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन, है ना। अब सवाल ये आता है कि ये वस्तु की मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालें, या वस्तु की कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालें। तो देखें, सबसे पहले हम देख रहे हैं वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालते हैं। तो वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन का फॉर्मूला देखें, ऊपर आपको फॉर्मूला दिखेगा वस्तु की मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बराबर वस्तु की मांग में परिवर्तन इकाइयों में और वस्तु की प्रारंभिक मांग इकाइयों में। मतलब इसमें हम देखेंगे कि वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन हुआ, इकाइयों में, इकाई मतलब संख्या में, और वस्तु की मांग में क्या जो वस्तु की प्रारंभिक मांग थी, मतलब मांग शुरुआत में कितनी थी, वो इकाइयों में। और प्रतिशत में अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा। इसलिए आप देखिए उस फॉर्मूले में 100 का गुणा हुआ है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। ठीक इसी तरह हम देख लेंगे हमारी कीमत में परिवर्तन। तो कीमत में परिवर्तन भी उसके ही जैसा फॉर्मूला है, बस फर्क इतना है, वहां मांग हटा के क्या रख दो, कीमत, और इकाइयां हटा के क्या रख दो, रुपए, क्योंकि कीमत है तो रुपए में आएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन रुपए में बटे में वस्तु की प्रारंभिक कीमत, वो भी किसमें, रुपए में, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर दूंगा। तो इस तरीके से जो हमारी पहली है वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, उससे हम फॉर्मूला लगा के वस्तु की मांग में परिवर्तन निकाल देंगे, रख देंगे इधर फॉर्मूले में। फिर वस्तु की कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे और उसको यहाँ पे हम रख देंगे, और फिर हमारा मांग की लोच आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में अगर हमको प्रतिशत विधि आती है तो हमें केवल प्रतिशत विधि में इतना लिखना है कि प्रतिशत विधि वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन एवं वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का उपयोग करके वस्तु की मांग की लोच की को ज्ञात करती है। ठीक है, फिर हम ये फॉर्मूला लिख देंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देंगे, बस खत्म। एग्जाम में एक विधि 2 नंबर से ज्यादा की नहीं आएगी, और आपको बस इतना ही लिखना है और इतना ही याद रखना है जो इस समय आपको इस विधि में डिस्प्ले हो रहा है। समझ गए आप भाई इस चीज को? इससे ज्यादा हमको यहाँ पे ना कुछ एक्सप्लेन करना है ना ही समझना है। वैसे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विधियां कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कई बार अगर हमारी किस्मत खराब रही तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हम इनको समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर की अगर हम विधि की बात करें तो दूसरे नंबर की हमारी विधि है, उसका नाम है कुल व्यय विधि। अब कुल व्यय विधि क्या होगी? तो कुल व्यय विधि हमें
जो हमारे एक उपभोक्ता है वो कुल कितना व्यय कर रहा है उसके आधार पर मांग की लोच की गणना करती है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला ईडी बराबर, फॉर्मूला देखना, ईडी बराबर टी क्यू इंटू पी। क्या लिखा मैंने फॉर्मूला? ईडी या मांग की लोच बोल सकते हैं, बराबर क्या है? टी क्यू इंटू पी, मतलब गुणा पी। यहां पर ईडी का मतलब क्या है? ईडी का मतलब है वही मांग की लोच। टी क्यू का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी मतलब कि कुल मात्रा। काय की कुल मात्रा? मात्रा है तो वस्तु की होगी, तो वस्तु की कुल मात्रा, है ना। और मात्रा है काय में आएंगे? इकाइयों में। प्रतिशत नहीं भाई, प्रतिशत बोलेंगे तो प्रतिशत शब्द, प्रतिशत लगाना पड़ेगा, तो प्रतिशत नहीं। क्या बोला मैंने? वस्तु की कुल मात्रा, काय में, इकाइयों में। और फिर है पी। पी का मतलब होता है प्राइस। प्राइस मतलब कीमत, और कीमत कितनी? इकाइयों, एक इकाई की, है। कीमत तो रुपए में ही आएगी, लेकिन एक इकाई की। एक इकाई की मतलब कि अगर मुझे एक वस्तु खरीदना है तो वो कितने रुपए की आएगी, तो वस्तु की एक इकाई की कीमत, और कीमत काय में लिखाएगी? रुपए में। ठीक है, तो इस तरीके से ईडी मतलब हमारा क्या आ गया? ईडी हमारा आ गया मांग की लोच। टी क्यू हमारा आ गया वस्तु की कुल मात्रा इकाइयों में, और फिर हमारा आ गया पी मतलब प्राइस, यानी वस्तु की कीमत रुपए में, और एक इकाई की, वस्तु की एक इकाई की कीमत रुपए में। तो इस तरह से हमें कुल मात्रा और अगर हम कीमत को गुणा कर देंगे तो हमारे कुल हम कितना खर्चा कर रहे हैं वो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी विधि होती है? दूसरे नंबर की। क्या नाम है इस विधि का? इस विधि का नाम है हमारा कुल व्यय विधि। समझे? सीधा सा भी एग्जांपल में भी हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बाजार में कोई चीज खरीदने गया, मान लो मैं 10 पेन खरीदता हूं, तो 10 पेन, एक पेन 5 रुपए का है, तो 10 पेन कितने का आएंगे? आप बोलोगे सर 50 रुपए के। तो देखो आपने क्या किया, आपने 10 पेन का गुणा किया किसमें? 5 में। अब 10 पेन क्या है? वस्तु की मात्रा, जो आपने लिख दी कितनी? 10 इकाइयों में। 10 पेन यानी 10 पेन की 10 इकाइयां, और उसके बाद गुणा आपने किया 5 रुपए का। रुपए, 5 रुपए क्या है? एक पेन की कीमत, यानी वस्तु की एक इकाई की कीमत रुपए में। तो 10 वस्तु की इकाइयां गुणित 5 रुपए, एक इकाई की कीमत, गुणा कर दिया, आ गया 500। ये कुल व्यय। ये कुल व्यय से ही हम क्या बोलेंगे कि हमारी कुल व्यय विधि से हम मांग की लोच निकाले, है ना। ये हमारी हुई दूसरे नंबर की विधि। पहले ही बोल रहा हूँ एग्जाम में बस इतना इतना लिखना, नहीं सोचो अरे ये इतना सा इसमें क्या होगा, बताया आईएमपी है ही नहीं और एग्जाम में आता ही नहीं है। पर अगर आ गया तो हम छोड़ के ना आ जाएं, इसलिए मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ। अदरवाइज बहुत सी जगह पे तो ये टॉपिक छुड़वा देते हैं, और कुछ बुक्स में तो ये टॉपिक मिलता ही नहीं है ना, इसीलिए टीचर्स लोग भी छुड़वा देते हैं। पर फिर भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम सब कुछ कवर करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक करा रहा हूँ। अदरवाइज हमारा ये चैप्टर तो कल ही खत्म हो चुका था, है ना। ये एक्स्ट्रा एक क्लास मैंने इसीलिए बढ़ाई ताकि अगर हम, जो हमारा टारगेट है कि 100 में से 100 मार्क्स लाएं, तो 100 में से 100 मार्क्स कहीं इस 2 नंबर की वजह से ना छूट जाए, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। क्यों सर 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे क्या? सब कुछ मुमकिन है अगर आप चाहो तो। 100 नंबर का पेपर इसीलिए होता है ताकि कोई बंदा 100 नंबर ला सके, और 100 में से 100 नंबर भी स्टूडेंट्स ही लाते हैं, कोई टीचर नहीं लाता है ना। तो 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं अगर आप लाना चाहो तो। सब कुछ हमारे हाथ में है, मेहनत करते हैं। हाँ, इतना पक्का है कि मेहनत करेंगे तो ही आएंगे। बिना पढ़े हम सोचे कि 100 में 100 तो आते नहीं है, तो मैं भी क्यों इतनी मेहनत करूं, तो फिर तो कभी आ ही नहीं सकते। क्योंकि अगर जिस बंदे के 100 नंबर आए हैं, अगर वो भी ये सोचे कि अरे यार 100 नंबर तो किसी के आते नहीं, मैं क्यों मेहनत करूं, तो फिर तो जीवन में किसी के 100 नंबर ही नहीं आ सकते। समझे आप इस चीज को? इसलिए सब कुछ मेहनत से होता है। हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है हार जाएं, पर जीतने वाला भी वही होता है जिसने कभी कोशिश की है। ठीक है, चलो 2 विधियां हो गई हमारी। अब तीसरे नंबर की हम विधि पे आते हैं। तीसरे नंबर की हमारी विधि है रेखा गणित या बिंदु विधि। अब ये रेखा गणित या बिंदु विधि क्या होती है, तो देखो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, फिर मैं इसमें बताऊंगा ये जो आते हैं हमारे नंबर आए या पी क्यू पी आर आए वो कैसे आएंगे। देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है मांग वक्र का निचला भाग बटे में मांग वक्र का ऊपरी भाग। और मांग की लोच का क्या फॉर्मूला लिखा मैंने? ईडी या मांग की लोच का फॉर्मूला लिखा है मांग वक्र का निचला भाग बटे में मांग वक्र का ऊपरी भाग। ठीक है, और इंग्लिश में अगर देखो तो मैंने लिखा है ईडी इक्वल्स टू आर क्यू बटे में पी क्यू। क्या लिखा है? ईडी इक्वल्स टू आर क्यू बटे में पी क्यू। हम ये भी बोल सकते हैं आर क्यू क्या है? हमारा मांग वक्र का निचला भाग है, और पी क्यू क्या है? मांग वक्र का ऊपरी भाग। और ईडी क्या है? ईडी है मांग की लोच।
अब ये निचला भाग ऊपरी भाग ये है क्या, तो इसके लिए यहाँ देखना मैं एक वक्र बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने वक्र बनाया है, ये क्या वक्र बनाया मैंने, मांग का वक्र, है ना। अगर आप देखें तो मांग वक्र में एक्स अक्ष पर आपको देखेंगी वस्तु की मांग इकाइयों में, और वाई अक्ष पर आपको देखेगी वस्तु की कीमत रुपए में, ठीक। और मांग वक्र मैंने बना दिया। अब इस मांग वक्र में मैं 3 बिंदु बनाऊंगा। एक बिंदु जहां मांग शुरू हुई, एक बिंदु जहां मांग खत्म हुई, और एक बिंदु एकदम बीचम बीच, है ना। बीचम बीच मतलब आप बीच में किसी भी हिस्से में बना सकते हो, ठीक है। एक बिंदु सबसे ऊपर जहां मांग वक्र की शुरुआत हुई ऊपर साइड, एक बिंदु नीचे जहां मांग वक्र का एंड हुआ, और एक बिंदु बीच में। और इन तीनों बिंदुओं को मैं नाम दे देता हूं पी क्यू आर। क्या नाम दे दिया मैंने, पी क्यू आर। ये 3 जो बिंदु हैं, अब इन 3 बिंदुओं में से हम बीच वाले बिंदु मतलब क्यू को देखें तो क्यू का निचला भाग क्या बता रहा है, क्यू आर को दर्शा रहा है। क्यू आर या आर क्यू कुछ भी बोलो, एक ही बात होगी, ठीक है। जो क्यू के नीचे वाला भाग है उसको मैं क्यू आर बोलूं या आर क्यू बोलूं, एक ही बात है, क्योंकि है वो नीचे साइड। तो ये जो क्यू आर या आर क्यू है, ये वाला क्या हुआ, मांग वक्र का निचला भाग, ये मैं ऊपर फॉर्मूले में रखूंगा। उसके बाद आप देखिए क्यू के ऊपर वाला भाग मतलब क्यू पी, या फिर ऐसा उल्टा पढ़ लें पी क्यू, अल्टीमेटली क्यू के ऊपर वाला हिस्सा ही वो होता है, ठीक है। तो पी क्यू पढ़ें या क्यू पी पढ़ें, एक ही बात है। ये क्या हुआ, मांग वक्र का ऊपरी भाग, ऊपर के हिस्से का भाग। ये ऊपर के हिस्से का भाग हम यहां रख देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये मांग वक्र की हमारी कौन सी विधि बन जाती है, रेखा गणित, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, बिंदु विधि। रेखा गणित इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेखा गणित ग्राफ से उठ के आई है, इसलिए रेखा गणित। और वक्र के बिंदुओं को हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके बिंदुओं के माध्यम से हमने निचला भाग ऊपरी भाग बनाए, और यहां फिर उसका उपयोग करा। इसीलिए हमने इस विधि को क्या बोला, रेखा गणित, या हमने इसको बोला बिंदु विधि। तीनों विधियों के जो नाम है वो नाम पढ़ने का प्रॉपर रीजन है। पहली विधि का रीजन, पहला है अनुपातिक या प्रतिशत विधि, इसलिए हमने वहां प्रतिशत निकाला। दूसरा कुल व्यय विधि, तो हमने कुल व्यय निकाला। और तीसरी हमने देखी ये बिंदु या रेखा गणित विधि, जिसमें हमने रेखा गणित के बिंदुओं का प्रयोग करके हमारी इस विधि को बनाया, ठीक। इस तरीके से अगर रेखा गणित विधि आ जाती है तो रेखा गणित विधि में हम क्या बताएंगे कि इसमें हम रेखा गणित के पर बनाए हुए चित्रों पर बिंदुओं की सहायता से क्या करते हैं, मांग की लोच ज्ञात करते हैं। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लिख के आना है, प्लस आपको ये चित्र भी बना के आना है। समझ गए भाई आप लोग मेरी बात, ठीक। तो इस तरह से हमने मांग की लोच की ये तीनों विधियां कंप्लीट करी। आपको मैंने जितना यहाँ लिखवाया है उतना ही एग्जाम में लिखना। अगर एग्जाम में 2 नंबर का आया तो आपसे कोई एक विधि पूछेगा, और अगर आपका 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में आएगा तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा मांग की लोच की ज्ञात करने की विधियां बताइए। तो फिर आपको ये तीनों विधियों को लिख के आना पड़ेगा फॉर्मूले के साथ। समझ गए आप, ठीक। इसी के साथ भाई आपकी मांग की लोच चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आपकी जो इकाई थी, जिस इकाई नंबर 2 जिसका नाम क्या था, उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, ये इकाई यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग इकाई में हमने जो चैप्टर पढ़े हैं, टोटल 4 चैप्टर पढ़े हैं। कौन कौन से, सबसे पहला पढ़ा उपयोगिता विश्लेषण, दूसरा हमने जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम है उपभोक्ता संतुलन, तीसरा हमने चैप्टर पढ़ा मांग के सिद्धांत, और चौथा हमने चैप्टर पढ़ा मांग की लोच, ठीक। ये 4 चैप्टर हमारे दूसरी इकाई में, पहली इकाई में केवल एक ही चैप्टर था। तो अभी तक की क्लासेस में आपकी पहली इकाई का 1 चैप्टर और दूसरी इकाई के 4 चैप्टर, टोटल 2 इकाइयां और टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इकाई नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसका नाम है उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति, और इस इकाई के हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।